हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद आज आपके लिए एक नया लेक्चर। आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ शेयर्स। यानी इससे पहले हमने एक लेक्चर 1 अपलोड किया था जिसके अंदर हम लोगों ने बात करी थी कि शेयर क्या होता है, शेयर के कितने टाइप्स होते हैं और इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग आज बात करेंगे कि शेयर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे हम लोग शेयर्स के क्वेश्चंस को जनरल एंट्रीज के माध्यम से सॉल्व करते हैं। यानी कि शेयर के क्वेश्चंस में हमें जनरल एंट्रीज को समझना रहेगा। तो वो कौन कौन सी जनरल एंट्रीज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज़ में आती हैं, उन सारी जो भी जनरल एंट्रीज हैं उनका पूरा कंसेप्ट जो है इस लेक्चर के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे। बात करें अगर तो जो इस शेयर का पूरा अमाउंट है वो कई पार्ट में पेबल होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर एक शेयर की जो वैल्यू है वो 100 रुपीज़ है तो इस 100 रुपीज़ को एक शेयर होल्डर को कंपनी को वन टाइम में नहीं पे करना है। ये पेमेंट कई पार्ट में होगा। जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट 25 रुपीज़ देना हो एप्लीकेशन पे, 30 रुपीज़ देना हो अलॉटमेंट पे, 35 रुपीज़ देना हो फर्स्ट कॉल पे और रिमेनिंग देना हो सेकंड कॉल पे। तो ऐसे ही करके कुछ जो अमाउंट होता है टोटल शेयर का वो कई पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो पार्ट कौन कौन से होते हैं? एप्लीकेशन होता है, आपका अलॉटमेंट होता है, फर्स्ट कॉल होता है और मैक्सिमम सेकंड कॉल तक जाता है। तो अगर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अलग अलग पार्ट पे आपको पेमेंट करना है तो उनकी अपनी अलग अलग जनरल एंट्रीज बनती हैं। तो किस केस में क्या जनरल एंट्री बनती है, क्यों बनती है, उस विषय में हम पूरी आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात करेंगे एप्लीकेशन पे। तो एप्लीकेशन पे ज़्यादातर जो पहली एंट्री बनती है जब आप एप्लीकेशन करते हैं, यानी एक शेयर होल्डर जब किसी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन करता है तो वो अमाउंट जो है वो कंपनी को रिसीव होता है। एप्लीकेशन का अमाउंट जो है कंपनी को पहले ही रिसीव हो जाता है। तो उसकी जो पहली एंट्री बनती है वो बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहली एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन रिसीव शेयर एप्लीकेशन अमाउंट। इसका जो नरेशन लिखना चाहें तो बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, कितने एप्लीकेशन थे, उसका क्या रेट था, ये नरेशन में आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं। तो पहली एंट्री आपको समझ आई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। इसकी जो दूसरी एंट्री होती है वो होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यानी एप्लीकेशन का अमाउंट आपके पास आया, अब कंपनी क्या करेगी, इस एप्लीकेशन के अमाउंट को ट्रांसफ़र करेगी अपने शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो दूसरी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पहली एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, दूसरी थी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब इसमें एक चीज़ जो है थोड़ी सी किसी क्वेश्चंस में आपको समझनी रहेगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए किसी कंपनी ने 1000 शेयर इशू करने का जो था प्रोस्पेक्ट निकाला और एप्लीकेशन इसके पास आ गए मान लो कि 1200 शेयर के, यानी 1200 शेयर के। अब चूंकि उसने प्रोस्पेक्ट ही निकाला है 1000 शेयर का तो वो 1000 से ज़्यादा लोगों को तो अपनी शेयर इशू नहीं कर सकती। यानी वो इशू सिर्फ किसको कर सकती है? केवल और केवल 1000 शेयर्स को। तो जब कभी एक्स्ट्रा शेयर्स आ जाते हैं तो उस केस में उस सिचुएशंस को हम कैसे हैंडल करते हैं उसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मैं मान लेता हूं कि एग्जांपल के लिए एक कोचिंग का एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है जो आपके लिए शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे मैं मान लेता हूं कि आपकी जो मंथली फीस है वो है 1200 रुपीज़ पर मंथ और आप जब पे करने आए तो आपने पे किया 2000 रुपीज़, यानी फ़ीस आपकी कितनी है? 1200 रुपये एक मंथ की, और आपने कोचिंग के ऑफिस में जमा कर दी कितनी? 2000 रुपये। अब देखा जाए तो कोचिंग के लिए आपका अमाउंट एक्स्ट्रा कितना हुआ? 800। भाई चूँकि 2000 में अब जो कोचिंग का एक्चुअल फ़ीस वो 1200 ही है तो ये एक्स्ट्रा हुआ 800। अब ये 800 कम कोचिंग आपके साथ कैसे ट्रीट कर सकती है? इसके 3 मैक्सिमम ढंग हो सकते हैं। पहला कि वो 800 रुपये अगर उनके पास है पैसे तो आपको 800 रुपये रिटर्न किए जाए। दूसरा क्या है कि वो पूरा का पूरा 800 रुपये आपका जो नेक्स्ट मंथ की फ़ीस है उसमें एडजस्ट किया जा सकता है। और एक तीसरा ऑप्शन ये है कि मान लो कि जो वहाँ पे अकाउंटेंट था उसके पास सिर्फ 500 रुपीज़ थे तो उसने 500 आपको कैश में नगद वापस कर दिए और जो 300 बचे वो उसने कहा भाई नेक्स्ट मंथ में हम एडजस्ट कर लेंगे। ये जो एग्जाम्पल आपका आपके फ़ीस का है, सेम ये एग्जाम्पल आपका अप्लाई होता है किस केस में? आपके शेयर के भी केस में। अगर कभी भी शेयर का अमाउंट, शेयर जो है वो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन होते हैं तो उसके मैक्सिमम 3 केसेस बन सकते हैं। एक, जब आपको फुल अमाउंट रिटर्न करना हो, एक जो फुल एक्स्ट्रा अमाउंट आप एडजस्ट करते हैं, और एक जब पार्सल अमाउंट एडजस्ट करते हैं और पार्सल अमाउंट आप क्या करते हैं? रिटर्न करते हैं। तो इन तीनों केसेस में एंट्रीज क्या बनेंगी इसको भी हम समझते चलेंगे। तो इसका जो पहला केस है, फॉर मनी रिफंड ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेशन, एक्स्ट्रा आया
आपने रिजेक्ट कर दिया और उसका वापस कर दिया अमाउंट, तो इसकी एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिटर्न ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेशन। कितने पर एप्लीकेशन रिजेक्ट किया वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है उसे एडजस्ट करना है एक्स्ट्रा वाले को, तो उसकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट। जितना भी आपके पास एक्स्ट्रा आया था उसे आप अगर एडजस्ट करना चाहते हैं तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यानी बीइंग एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी एडजस्ट विद अलॉटमेंट। यानी अगर आप अपने उस एग्जाम्पल से देखें तो पहले वाला ये केस है रिटर्न करने वाला और ये एडजस्ट करने वाला, तो एडजस्ट करने का जो जर्नल बनेगा आपका वो होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब मान लो तीसरा केस ऐसा हो जहाँ पर कुछ पैसा रिटर्न करना है और कुछ एडजस्ट करना है, तो उस केस का जो जर्नल बनेगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक अकाउंट। यानी जितना आप अलॉट कर एडजस्ट करेंगे वो अलॉटमेंट के सामने, जो वापस करेंगे वो यहाँ पे, और जो शेयर एप्लीकेशन था आपका वो आपका यहाँ पे रहेगा। तो आई थिंक आप ये पूरी बात समझ पा रहे होंगे कि ये जब ये ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे जब हम दोनों को करेंगे। इसके कई और तरीके से भी ट्रीटमेंट हो सकते हैं, अगर कई एंट्री को आपस में मर्ज करना चाहें तो वैसे भी क्वेश्चंस में उस चीज़ को हम आपको डिटेल में समझाएंगे। अब हम बात करेंगे अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट में जो एंट्री होती है, अलॉटमेंट का जब अमाउंट ड्यू होता है तो उसकी एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी कि अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू होने के केस में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट करने की एंट्री क्या होगी। अब एक चीज़ यहाँ पे और आपको समझनी है कि जब शेयर अलॉटमेंट आप अमाउंट रिसीव मतलब आपका ड्यू हुआ वो तो एंट्री आपकी हो गई। एक एंट्री आपकी और भी हो सकती है उस केस में जब एक्स्ट्रा अलॉट एप्लीकेशन का मनी पड़ा हो और आपको उसे एडजस्ट करना हो, तो एडजस्टमेंट की एक अलग से एंट्री है। ये हालांकि हर क्वेश्चंस में नहीं होगी बट कुछ में है, इसलिए फिर भी आप समझते चले। तो उस केस में एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यानी अगर आप बिल्कुल कॉमन एंट्री की बात करें जहां पर एक्स्ट्रा शेयर नहीं है तो उसमें हम सिर्फ इस वाले एंट्री को कंसीडर करेंगे, इसका कोई रोल नहीं है। लेकिन ये तब है जब एक्स्ट्रा शेयर की बात करी गई हो। अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव होने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यानी अलॉटमेंट की जो ड्यू की एंट्री थी वो आपकी मेन एंट्री ये वाली थी, ये इसकी थी मेन एंट्री जो ड्यूज की है, पेड की है, और जो रिसीव की एंट्री होनी है वो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब बात करें अगर हम फर्स्ट कॉल की, तो फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये होगी फर्स्ट कॉल की अमाउंट ड्यू की, और इसकी जो रिसीव की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल्स अकाउंट। कॉल्स मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि फर्स्ट सेकंड दोनों अगर होती हैं तो वो इन दोनों इसी तरीके की जाएंगी। तो ये इसकी कुछ बेसिक एंट्रीज थी जो ज़्यादातर हर सवाल में इसी तरीके की रहेंगी, इसलिए आपको ये जो एंट्रीज थी ये आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। कोशिश करें कि ये एंट्री आपको लर्न हो जाए या इनका कंसेप्ट समझ लें, ताकि आपको जब क्वेश्चंस किए जाएँ तो प्रॉब्लम ना आए। इस पूरे टॉपिक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन पर मैं बात करना चाहूँगा, और वो आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको भी रिवाइज कराना जरूरी है। तो पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एप्लीकेशन मनी शुड बी एटलीस्ट 5% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। यानी एप्लीकेशन की कंडीशन होती है कि कम से कम फेस वैल्यू के 5% से कम एप्लीकेशन का अमाउंट नहीं होना चाहिए। ये एक रूल है जो कि आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कॉल्स आर टू बी मेड एज पर प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसका नहीं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या कंडीशन है आप उसके हिसाब से कॉल्स कर सकते हैं। उसमें गैपिंग क्या रखनी ये आपको खुद डिसाइड करना है, आर्टिकल एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट, वेयर देयर इज नो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इट्स ओन द फॉलोइंग प्रोविजंस टेबल ए विल बी अप्लाई। जब कभी किसी कंपनी में एसोसिएशन नहीं होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तो ये रूल आपका जो है वो फॉलो होता है। वो रूल क्या है आपका, पहला है आप पीरियड 1 मंथ मस्ट इलैप्स बिटवीन 2 कॉल्स। 2 कॉल के बीच में कम से कम कितना टाइम पीरियड होना चाहिए, एटलीस्ट 1 मंथ का। द अमाउंट ऑफ कॉल्स शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ द फेस वैल्यू। यानी कॉल्स की जो वैल्यू है 25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और अ मिनिमम ऑफ 14 डेज नोटिस इज गिवर्स टू शेयर होल्डर्स टू पे द अमाउंट। और कम से कम 14 दिन की मिनिमम नोटिस आपको देनी पड़ती है शेयर होल्डर को कि वो इसका पेमेंट करें। और कॉल्स मस्ट बी ऑन यूनिफॉर्म बेसिस ऑन ऑल विद इन द सेम क्लास। यानी कॉल्स यूनिफॉर्म बेसिस पे भी हो सकते हैं, इक्वल भी आप कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। द प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ बोथ इक्विटी प्रेफरेंस शेयर इज द सेम। यानी इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का जो
प्रोसीजर है आपका अकाउंटिंग का वो आपका सेम है। द डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ड इज इक्विटी एंड प्रेफरेंस, यानी जो डिफरेंस है वो इक्विटी और प्रेफरेंस का है, जो सिर्फ उनके लिए कुछ प्रेफरेंशियल राइट जनरेट करता है, बाकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दोनों का एक ही तरीके से किया जाएगा। तो ये मेजर पॉइंट्स थे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखिएगा, इनसे भी कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो लेक्चर में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें ताकि अपकमिंग लेसन्स की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।